Hello, my dear friends and students. So, here I am with lecture number 6. So, today is also the 10th day of our channel, and we have almost reached 1000 subscribers. The subscribers is 960 subscribers. तो I wish कि शाम तक हमारे subscribers जो है वो complete 10,000 हो जाएं. तो I wish please subscribe, प्लीज़ शेयर द चैनल ताकि हम 1000 माइलस्टोन को कवर अप कर पाए बहुत ही जल्दी से. और साथ ही में दिस इज़ लेक्चर नंबर 6. जैसा कि मैंने बताया, इस लेक्चर में वी हैव कवर्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, उसका मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है. तो प्लीज़ वॉच द लेक्चर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6. तो लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहता हूँ. दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए थे, लेक्चर नंबर 5 में. अगर आपने लेक्चर 5 नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर 5, बिकॉज उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए हैं which are very very essential for your exams and essential for your preparation. तो चलिए लेक्चर 6 हम शुरू करते हैं with a question. An open container of volume V, कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है, contains air at temperature 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन. यानी कि कंटेनर दे रखा है, कंटेनर ओपन है. ध्यान रखना, कंटेनर जो है वो कंटेनर आपका ओपन कंटेनर है. तो ये मान के चल लेते हैं कि इस तरीके से हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास एयर है और जो इसका टेम्परेचर है T is equals to 300 Kelvin. This is already given to you. The container is heated to a temperature so that the amount of the gas coming out is 2/3 of. अब देखो यहाँ पे, देखो पहला पार्ट देखो, बोलता है कि जो गैस आ रही है वो 2/3 बाहर आ रही है. अब 2/3 किसका, वो हमें ध्यान में रखना है. तो देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है हमें. अमाउंट ऑफ द गैस इनिशियली प्रेजेंट इन द कंटेनर, 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस इनिशियली प्रेजेंट इन कंटेनर. अब मान के चलो कि जैसे कंटेनर ओपन है, अब जैसे इनिशियली तो इसमें कुछ ना कुछ गैस होगी. अब इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी जो कुछ ना कुछ गैस है, अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है. एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट क्योंकि कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं. टेम्परेचर भी उन्होंने मेरे को कांस्टेंट, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टेम्परेचर पहले 300 है और हमें फाइनल टेम्परेचर को बताना है. ओके, और क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, प्रेशर. प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कांस्टेंट रहेगा हमेशा हमेशा के लिए. सो प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या कांस्टेंट आ गया, मेरे पास पी भी कांस्टेंट आ गया, वी भी कांस्टेंट आ गया, आर तो होता ही कांस्टेंट है. देखो आर कांस्टेंट है ना. और यानी कि कुल मिला के हमारे पास रिलेशन क्या बचा, रिलेशन हमारे पास बचा कि एन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर एन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2. ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अब N1 मेरे वो मोल्स हैं जो पहले इनिशियली गैस के यहां पर प्रेजेंट थे. ठीक है, N2 वो है जो बाद में हमारे पास बच जाएंगे. अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है. क्वेश्चन में बोलता है कि द अमाउंट ऑफ द गैस, the container is heated to such a temperature so that the amount of the gas is coming out is 2/3 of the amount of the gas initially present in the container. अब हमारे पास जो गैस बाहर आ रही है वो 2/3 बाहर आ रही है. अब ध्यान से देखना, लेट से मान लेते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट में मान के चल लेता हूं. ध्यान से देखना, इनिशियल अमाउंट मैंने मान के चल लिया एन मान के चलो आप, क्योंकि हमें पता नहीं है. अब अगर इनिशियल अमाउंट मेरी एन है तो मेरी फाइनल अमाउंट देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि एन का 2/3 तो बाहर चला गया कंटेनर से. तो यानी कि कंटेनर के अंदर, क्योंकि हम जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ एक कंटेनर है, हम सिर्फ कंटेनर के अंदर देखेंगे कि क्या हो रहा है. तो कंटेनर के अंदर जो मेरे पास अमाउंट बचा दैट इज N/3, क्योंकि ये बेसिकली कहां से आ गया, N-2N/3. अगर n में से मैं 2N/3 को निकाल दूंगा तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ N/3. तो ये हो गया हमारे पास फाइनल वॉल्यूम. तो अब अगर फाइनल मोल्स, तो इसको मैं N2 के बराबर भी लिख सकता हूं. अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे so N1 इज नथिंग बट N, T हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन इनटू N2 मेरा क्या हो जाएगा N/3 और T2 हमें निकालना है. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो N से N कटा और यहां से आप सॉल्व करेंगे सो T2 विल बिकम 900 केल्विन. सॉरी. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो कि क्या चीज कांस्टेंट है और क्या चीज हमारी चेंज हो रही है.
यहाँ पर जो हमारा चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो हमने अभी अभी आइडियल गैस इक्वेशन से जाना। ये जिसको मैं येलो से सर्कल कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से हमने जाना कि जो एनटी है दैट हैज टू बी कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। अगर एनटी को कांस्टेंट रहना है तो n1t1 इज इक्वल टू n2t2। अब अगला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाता है कि भाई n1 और ये n2 है क्या। n1 मैंने मान के चल लिया इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, उसको मैंने n ही मान लिया। अब फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मेरे कितने हो जाएंगे, n/3। n/3 मैं इसको इसीलिए लिख दे रहा हूं बिकॉज 2n/3 तो मेरा बाहर चला गया। इसने बोला है ना फर्स्ट पार्ट में, दिस इज पार्ट ए, मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं। यहां से इतना तो बाहर चला गया हमारा अमाउंट, तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट बचा बीकर के अंदर, देखो सिस्टम हमारा सिर्फ बीकर के अंदर की बात हो रही है, 2/3 तो बाहर चला गया, यानी कि अंदर कितना बचा 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ n। अब हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, n/3 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि n2 जो हो गया वो n/3 है, और जो n है वो n1 है। तो इसी को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, n1t1 इज इक्वल टू n2t2, और यहां से आपको t2 मिल जाएगा 900 केल्विन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट और भी बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है द अमाउंट ऑफ द गैस फाइनली इट इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर। यानी कि अब जो कंटेनर में गैस रह गई है उसका उसका 2/3 जो है वो बाहर चला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कितनी कितनी बढ़िया बात है। तो यानी कि हमारे पास 2n/3 तो मेरा बाहर चला गया। अब अगर मैं मान के चल लेता हूं कि मेरे पास यहां पर अभी n रह गई है, सेकंड केस में मैंने मान के चला, ध्यान से सुनना क्योंकि ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे दे रहा हूं करना कैसे है। मान के चलो कि इसमें n रह गई है, ठीक है, और बाहर कितनी चली गई होगी 2n/3, क्योंकि 2n/3 जो गैस है, इसमें क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि जो फाइनल रिमेनिंग है उसका 2/3 चला गया, तो यानी कि बाहर चली गई 2n/3। तो जो इनिशियली रही होगी, इनिशियली जो हमारी फिर रही होगी बी पार्ट में, ध्यान से सुनो, इनिशियली जो प्रेजेंट रही होगी वो कितनी रही होगी, n प्लस 2n/3, क्योंकि n तो फाइनल है, 2n/3 हमारी बाहर चली गई, तो ये तो रही हमारे पास जो इनिशियली रही होगी, यानी कि 5n/3 हमारा इनिशियल हो जाएगा, और जो फाइनल हो जाएगा वो आपका n हो जाएगा। तो मैं n1 और n2 की वैल्यू लिख दे रहा हूं फॉर क्वेश्चन नंबर फॉर बी पार्ट। तो n1 यहां पर हो जाएगा आपका 5n/3, और n2 आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ n इसीलिए क्योंकि हमने मान लिया ना कि n हमारा बचा है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने n माना था जो हमारा इनिशियल था, इस क्वेश्चन में हमने n उसको माना है जो हमारा बचा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को रीड करना, इस तरीके के उलझाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो बहुत ही आसपास के मिलेंगे जिसमें गलती करने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान से करना। ओके, चलिए, तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हुआ खत्म। आगे आगे जैसे हम और टॉपिक बढ़ाएंगे तो क्वेश्चंस को मैं और कराते जाऊंगा। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम कुछ नया नहीं स्टार्ट कर पाए। तो न्यू टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही आसान है, पर क्वेश्चन उसमें से जो भी आते हैं, जैसे जैसे भी आते हैं, उन सबको हम बात करते चलेंगे। अगली स्लाइड पे हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए शुरू करते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं पोस्टुलेट्स ऑलरेडी हमने लिख रखी हैं, तो इन पोस्टुलेट्स को मैं आपको एक एक करके समझाता रहता हूँ। और देखो पोस्टुलेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कभी कभी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एमएसक्यू हो गया, या सेलेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए these postulates are very very important। तो इनको जरा कान खोल के सुन लेना और साथ साथ इनको लिखते भी रहो। ओके, तो पहला पोस्टुलेट है assume the gaseous molecule to be rigid, spherical and tiny। उसने बोला कि जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं उनको सबको हम मान के चलेंगे, तो एक तो वो हार्ड है, रिजिड है, छोटे हैं और स्फेरिकल है, क्योंकि ये भी हमने मानी बात हुई है। अब गैस का मॉलिक्यूल तो कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन गैस है तो मीथेन का गैस तो ऐसा, मीथेन का मॉलिक्यूल तो ऐसा होता है टेट्राहेड्रल जैसा। लेकिन हम इसको भी मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि ये भी क्या है, ये भी हमारा स्फेरिकल ही है। सभी को हमने स्फेरिकल मान के चलना है, सबको सबको स्फेरिकल मान के चलो, ये उसने कहा था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने दिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आर जीरो, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अगर इतना भी पास है, दोनों में बहुत ही कम, आर की वैल्यू इज लेस, तब भी देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो। ना तो रिपल्शन ना अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ऐसा ऐसा पोस्टुलेट में कहा गया, लेकिन असलियत में हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गैसियस मॉलिक्यूल डाइपोल है तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें इंड्यूस डाइपोल होगा। वो सब बात की बातें जब हम रियल गैस पे आएंगे, बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अलग अलग इंटरेक्शंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट देखो, कंसीडर दैट द गैसियस मॉलिक्यूल आर मूविंग इन द कांस्टेंट ब्राउनियन मोशन एंड कोलाइड विद वन अनदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको कि जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है इस तरीके से रेड वाला, तो ये ऐसे जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मतलब जो उसका मोशन है वो बिल्कुल रैंडम है, कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये मॉलिक्यूल इसके बाद यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि कहां जाएगा। बिल्कुल रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कंटेनर का वॉल है तो उससे भी टकराते हैं। तो इस तरीके के कोलिजन्स होते रहते हैं। अब कोलिजन्स की बात हो रही है तो अगली पोस्टुलेट हमें कोलिजन की ही बात करती है कि द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल यहां से दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, इधर से इधर आ रहा है, तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एनर्जी, जितनी पहले थी कोलिजन के बाद भी वो उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कोलिजन हैज टू बी इलास्टिक। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि जब भी कोलिजन होता है कोई और एनर्जीज बनती है, साउंड एनर्जी, गैसेस में तो नहीं, बट अदरवाइज अगर आप दो चीजों को टकराओगे तो उसमें साउंड एनर्जी आ सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो प्लस इलास्टिक, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसके एग्जाम्पल रियल लाइफ में बहुत ही कम है। ठीक है, सो बोलता है कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी शुड बी देयर। एनर्जी का लॉस किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। जो गैस की एनर्जी पहले थी काइनेटिक एनर्जी, वही बाद में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल को हम मान के चलेंगे जीरो, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, जीरो मान के चलोगे, हमारे हिसाब से, मतलब काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से वो वॉल्यूम होती ही नहीं। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर में सिर्फ उसी को काउंट करते हैं जो मॉलिक्यूल दीवार से टक्कर मार रहा है, यानी कि जो कंटेनर की वॉल्स है उससे टकरा रहा है। इसके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, ये जो मैं येलो से आपको सरफेस दिखा रहा हूं, इसके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर इज द बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम यहां पर। नेक्स्ट बोलता है कि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल मे डिफर बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब समझो। मैं 7th पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे समझा दे रहा हूं कि ये 7th पॉइंट का मतलब क्या है। देखो क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मैंने अलग अलग नाम दे रहा हूं। इसको मैंने ए बोला, बी बोला, सी और ये डी। ठीक है, ये सारे के सारे रैंडम मोशन में चल रहे हैं। अब चल रहे हैं तो एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो डी होगी वो जरूरी नहीं कि वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के बराबर भी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम पढ़ते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी होती है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, इस बात का खास ध्यान रखोगे। और लास्ट, और इस पॉइंट का भी ध्यान रखोगे, ये स्टेटमेंट की तरह पूछ सकता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब नीचे वैसे अगर ये इस तरीके से रखा है तो नीचे मान लीजिए किसी ऐसे बॉक्स पे रखा है ये कंटेनर हमारा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि मॉलिक्यूल नीचे को नहीं आएंगे, उनका जो मोशन है वो रैंडम रहेगा। ग्रेविटेशन की वजह से उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। बहुत ही आसान सा पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल्स को कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पोस्टुलेट्स थे, इसका आप खास ध्यान रखोगे। सारे के सारे स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 पोस्टुलेट्स हैं, आठों के आठों आप एक बार रीड करेंगे और अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी हम एक बार डेरिवेशन देखते हैं। मतलब डेरिवेशन नहीं देखनी हमें, क्योंकि डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं आ रही है, हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर अ क्यूब ऑफ एज लेंथ L। एक हमने क्यूब ले लिया इस तरीके से, जिसका जो हमारा एज लेंथ है, यानी कि जो एक साइड है,
इस तरीके से आप एक क्यूब ले लो, इसका जो साइड है एक, उसको मैंने L मान लिया, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मैंने बोल दिया n, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना। और जो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको मैंने डिनोट कर दिया बाय स्मॉल m। ये सारी डिनोशंस का ध्यान रखना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, n जो है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो हमारा m हो जाएगा दैट इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ओके, जितने मॉलिक्यूल हैं उनका मास, ओके। अब मान के चलते हैं कि कंसीडर जो P को मान लीजिए, P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स, क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हमने माने हैं, n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अभी अभी हमने पोस्टुलेट में भी पढ़ा कि प्रेशर उसी को कहते हैं जो कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लग रहा हो। इस तरीके से जो बॉक्स था, बॉक्स की जो दीवारों पे लग रहा है, उसी को ही हम बोलते हैं प्रेशर, दैट टर्म इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने ये रिजल्ट पाया कि जो प्रेशर था दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू P इज इक्वल्स टू 1/3 m, m आपको पता है m क्या है हमारे पास, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इनटू n, n हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू u rms, u हमारे पास u rms को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v। v जो हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमने क्यूब ले रखा है उसका ये वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। तो अब इस इक्वेशन को आपको एज इट इज याद रखना है। इसको अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और अपने बाकी के रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को आपको एज इट इज को ही याद रखना पड़ेगा, ओके। अब देखो पहला रिजल्ट क्या है, मैंने ये 3 को मैं यहाँ पे ले आया, जैसे 3 को यहाँ लाया तो हमारे पास क्या बन गया, 3pv इज इक्वल्स टू m n u स्क्वायर। बस u आर एम एस को मैं यू ही लिख रहा हूँ, बार बार मैं आर एम एस नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि ये जो u है दिस इज नथिंग बट यू आर एम एस की बात हो रही है। अब इस पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, डिवाइड बाय 2, इसको मैंने पूरी को 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 3/2 pv, LHS हमारी हो जाएगी 3/2 pv, और RHS हमारी हो जाएगी 1/2 m n u स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे ये वाली LHS को मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, n को मैंने बाहर ले लिया, n याद रखना, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स। और अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, हाफ mu स्क्वायर। अब हाफ mu स्क्वायर आपको पता है कि हाफ mu स्क्वायर आपकी क्या होती है, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए, कोई भी एक मॉलिक्यूल, तो इसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से। हमने मतलब मल्टीप्लाई किया नहीं है, n का फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जैसे इसको मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, सो अल्टीमेटली वी विल गेट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का फिर जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 3/2 pv इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया फाइनल, इस रिजल्ट का आप ध्यान रखोगे, इस रिजल्ट के बेसिस पे हमें बहुत सारी आगे बातें करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब देखो इसको हमने क्या किया, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ ये यू आर एम एस है क्या। यू आर एम एस होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आर एम एस का फुल शॉर्ट फॉर्म है, आर एम एस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। इसको अभी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डिटेल में करेंगे कि व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर, कोशिश करेंगे आज हम मैक्सवेल करने की, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ, इसका आप अंडर रूट लेंगे किसका, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर, c1 c2 क्या है, c1 इज द वेलोसिटी ऑफ कोई भी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1, कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है। c2 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2, c3 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 3। अब हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल n होंगे, तो इसीलिए हमने इसको सबको डिवाइड कर दिया n से, टोटल मॉलिक्यूल से, तो हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा अंडर रूट अगर हम इसका ले लेंगे, सो वी विल गेट दिस इज कॉल्ड एज, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज URMS, ठीक है। तो फिर से एक बार हम पिछली बात को दोहरा लेते हैं, मैंने रिवीजन के लिए एक बार फिर से लिखा है कि हमारे पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक, क्योंकि ट्रांसलेशनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉलिक्यूल सीधा सीधा ही चल रहा था, इस तरीके से कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल ऐसे या फिर रैंडम मोशन सीधा सीधा ही ले रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन कवर कर रहा था, इसीलिए हमने बोला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। हाफ mu स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं कि भाई mu
mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल के। बट अगर हमें 1 मोल की बात करनी है, पूरे पूरे 1 मोल की बात करनी है, अब हम जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसी चीज को एवोगैड्रो से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी। सो 1 मोल की काइनेटिक का फॉर्मूला विल बिकम हाफ m Na स्क्वायर। यहाँ पे n जो हो जाएगा, Na जो हो जाएगा आपका, Na इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन कि किस तरीके से हम मोल्स को मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हम वैसे भी आगे जब मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एन मोल्स, अब ये तो 1 मोल के लिए बात हो रही थी। अब अगर मुझे बात करनी हो एन मोल्स के लिए, तो एन मोल्स के लिए देखो क्या करोगे, इसी को हम अपने लिए देखो, अब इसको डेराइव करने के लिए क्यों ना हम एक बार अपनी आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करें। अब हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब 3/2 पीवी इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी। अब अगर मैं यहां से इसको करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 3/2 मेरा क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी पिछली स्लाइड में हमने ऑब्जर्व किया था कि जो 3/2 पीवी था दैट इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके। और यहां से क्या आ जाएगा, 3/2 एनआरटी, और 3/2 एनआरटी ही आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि n तो हमने यहां पे ले रखा है। तो अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मुझे चाहिए तो कितना आ जाएगा, 3/2 RT, क्योंकि इन दैट केस हम n का जो वैल्यू है वो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ये अलग अलग रिलेशंस हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने ये बॉक्स बनाया ब्लू वाला, जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, रेड बॉक्स बना रहा हूँ जिसको मैं, और 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल के को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2 RT। ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो दोनों ही 1 मोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, इसको भी हम एक बार डेराइव करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। डेरिवेशन फ्रॉम, जैसे अभी हमने पिछला किया था, डेरिवेशन यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। काइनेटिक थ्योरी से तो हमने किया, आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, 3/2 पीवी इक्वल टू 3/2 एनआरटी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। अब 3/2 एन, एन याद करो क्या था आपका, एन जो था, एन इज नथिंग बट मोल्स, ओके। अब रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको मोल्स से जाना है किसमें, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में जाना है, ओके। तो मोल्स से अगर मॉलिक्यूल्स में जाना है तो हम इसको कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय Na। हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम अल्टीमेटली क्या, किस में चले जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स में चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए मुझे मॉलिक्यूल्स से मोल्स में जाना है, ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल से मोल्स में जाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय Na। तो ये रिलेशन वैसे भी हम मोल कॉन्सेप्ट में इसको डिटेल में करते हैं, बट अभी इस रिलेशन का मैंने बस इस्तेमाल किया है। तो इनकी कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं, देखो अब रिलेशन में क्या लिख सकता हूं, दैट n, क्योंकि मोल्स मेरा स्मॉल n है, मैं यहाँ पर सारी नोटेशंस लिख रहा हूं, n इज द कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और Na इज द एवोगैड्रोस नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पहले भी बताया है, ये हमारा एवोगैड्रो हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि n नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na इज इक्वल्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल N मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं दैट n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। मैंने बस क्या किया, इस Na को उठा के मैं इधर ले आया। तो इसी इक्वेशन को, अब देखो इस इक्वेशन में मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें मेरे पास n का वैल्यू है। तो n के लिए मैं ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, n अपॉन Na। तो जैसे ही मैंने n अपॉन इसको सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ n। तो 3/2 n अपॉन Na RT। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारा बना, 3/2 NRT डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है हमारे पास, ये जो R अपॉन Na है, R अपॉन Na को हम एक और कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्यों ना हम उसकी वैल्यू को भी बीच में इंट्रोड्यूस कर दें। तो n R अपॉन Na की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, उसको मैंने रिप्लेस करके Kb से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस Kb इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2 kBt, और ये किसके लिए है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए। और अगर n मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दिस विल बिकम 3/2 n kBt।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो वन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैपिटल एन और स्मॉल एन का थोड़ा सा खेल है यहाँ पे, ध्यान रखना। कैपिटल एन हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, और जो स्मॉल एन है वो मोल्स की बात कर रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जितना अपने आप को कंफ्यूज करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कुल मिला के हमने इससे क्या सीखा, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो पीछे अभी था उसको अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लिखता हूं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था। मान लीजिए मैं n मॉलिक्यूल्स के लिए लिख रहा हूं, तो दैट वाज नथिंग बट 3/2 n kBt। अब देखो इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में दिस इज फॉर, पहले मैं लिख देता हूं किसके लिए, दिस इज फॉर n मॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास n मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो काइनेटिक एनर्जी है जो वो डिपेंड कर रही है किस पे, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक केबी पे, और एक टेम्परेचर पे। यानी कि अगर पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर मेरे पास कौन सा है जिस पे डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। क्या कहीं पे वो प्रेशर का आपको कोई फैक्टर नजर आ रहा है, क्या कहीं पे वॉल्यूम दिख रही है, नहीं, कुछ भी नहीं है। ओनली एंड ओनली टेम्परेचर इज द पैरामीटर, टेम्परेचर जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर ही हमारा एक इकलौता पैरामीटर है जिसपे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। और देखो डिपेंडेंस भी कैसी, ध्यान से देखना, डिपेंडेंस कैसी, डायरेक्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर टू डिफरेंट गैसेस काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेम। यानी कि गैस की टाइप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हीलियम हो, अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पे है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट हाफ के बी सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम, दैट इज आल्सो इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, mu स्क्वायर के बराबर भी होती है। तो हम ये भी लिख सकते, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। बस वही हमने लिखा हुआ है इसी के बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो बस आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि डिपेंडेंसी रूट में है या स्क्वायर में है, कैसी डिपेंडेंसी है, उसी के बेसिस पे आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात रखने वाली इतनी सी याद है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत ही आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों ना हम इसके बेसिस पे कुछ एक आधा क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करने से हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, तो उससे चीज और क्लियर हो जाएगी। फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद हम अपनी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले लेकिन क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन साथ में करना जरूरी है। तो क्वेश्चन पहला है, हीलियम एटम इज 2 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एट 298 केल्विन, मतलब ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देन एट 298 केल्विन, यानी कि हमारे पास एक हीलियम भी है और हाइड्रोजन भी है, और दोनों ही कितने पे हैं, 298 केल्विन पे हैं, ठीक है। ये बात इसने हमें बता दी। उसके बाद पूछता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हीलियम गैस, यानी कि जो हीलियम गैस होगा उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, हीलियम गैस की अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 3/2 n kBt। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर दोनों ही 298 केल्विन पे हैं तो चाहे कोई कितना भारी हो चाहे कोई कितना हल्का हो, तो काइनेटिक, पहला ऑप्शन दिया 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, गलत। हाफ ऑफ हाइड्रोजन, गलत। 4 टाइम्स हाइड्रोजन, गलत। सेम एज हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भैया टेम्परेचर इज सेम ना, बिकॉज टेम्परेचर इज सेम, बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। और हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो हमें मास का तो कोई मतलब ही नहीं है बीच में। तो ध्यान रखना, आप जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो क्वेश्चन है किसी एग्जाम का है, आई थिंक जेई 2014, I don't remember exactly, but this is a question, very good question, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है which of the following is not an assumption of the kinetic theory of gases। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा assumption सही नहीं है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहली बात है, a gas consists of many identical particles which are in continual motion। continual motion यानी कि ब्राउनियन मोशन, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया भी था, ब्राउनियन मोशन जो गैस है वो कंटिन्यूअस मोशन में रहती है। अगर एक क्यूब भी है उसमें गैस है तो गैस का मॉलिक्यूल कहीं भी कैसे भी जाएगा, घूमेगा फिरेगा, पर वो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा, ओके।
दूसरा पॉइंट वो हमें बोलता है, तो यानी कि ये बात तो सही हो गई। अब इसने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसने हमसे पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है, तो ये बात तो सही हो गई, तो इसको तो हमें नहीं छेड़ना। अगला देखो, बोलता है गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है। एक गैस का जो पार्टिकल है, अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था दैट द वॉल्यूम, पोस्टुलेट कुछ ऐसा कहता था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज, गैस मॉलिक्यूल, जो भी हमारा गैस मॉलिक्यूल होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, is negligible in front of the वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि जो टोटल गैस होगी उसके सामने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी ये बात भी सही है। तीसरा पॉइंट देखो, एट हाई टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स, एट हाई टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। बोलता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर की सिर्फ एक ही बात थी, टेम्परेचर की सिर्फ एक ही बात थी, और वो क्या थी कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, देयर इज मोर काइनेटिक एनर्जी इज हाई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती थी। क्या उसने कहीं पे भी कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी कि कंप्रेस गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो यानी कि जो सी ऑप्शन है दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि दिस इज नॉट एन assumption ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब चौथा बोलता है कोलिजन्स ऑफ गैस आर परफेक्टली इलास्टिक। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो काइनेटिक थ्योरी ने एग्जैक्टली पोस्टुलेट ही लिखा है कि कोलिजन्स जो हैं वो परफेक्टली आपके इलास्टिक होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोलता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने 10 बार पढ़ा। What would be the effect of increase in temperature on the pressure provided the volume is constant? अब देखो ये असल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्वेश्चन नहीं है, इसने बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करी है स्टार्टिंग में कि टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बढ़ गई। असल में पीवी टू एनआरटी वाला टाइप ही है, तो हम जानते हैं कि पीवी टू एनआरटी। अब देखो क्या पूछता है कि इफेक्ट ऑन प्रेशर हमें बताना है, तो अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की कोई बात नहीं कर रहा वो, कांस्टेंट, और एन और आर भी हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो उसने पूछा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर, हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ये सब इसने बता दिया, तो यानी कि कुल मिला के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमने टेम्परेचर को कर दिया डबल, टेम्परेचर को कितना किया है, सॉरी टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज सो द प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर, सॉरी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन प्रेशर, तो उससे हमारा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब देखो इसको हम एक बार फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर हमारे पास गैसेस हैं, ये सब मैंने कंटेनर के अंदर गैसेस बना दिया। अब इस गैसेस के अंदर, गैसेस के पास वॉल्यूम तो है कांस्टेंट, नीचे से मैंने बर्नर ऑन कर दिया, जैसे ही बर्नर चलाएंगे नीचे से, तो बर्नर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन जैसे ही बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से वॉल से टकराएगा। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से टकरा रहा है तो मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट बढ़ी, बम्बार्डमेंट बढ़ने से हमारा जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो यानी कि T इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन एन आइडियल गैस बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स। देखो होता क्या है, जब एक गैस मॉलिक्यूल होता है, जब वो ट्रैवल करता है, मान लीजिए वो यहां से यहां गया, उसके बाद वो यहां से इस मॉलिक्यूल से टकराया, उसके बाद वो यहां से यहां गया, यहां से टकराने के बाद वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से यहां गया, उसके बाद वो यहां से टकराया, तो इस तरीके के मोशन को, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके की मोशन को हम बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, यानी कि रैंडम मोशन इसको हम बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन इसको हम बोलते हैं। लेकिन जो ब्राउनियन मोशन हम बोलते हैं वो इस पूरे एज अ होल को बोलते हैं, एज अ होल को, यहां से लेके यहां तक को। ठीक है, बट उसने मेरे से पूछा है कि बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था और इसके बीच में एक जो मॉलिक्यूल है, जो इनके बीच में टकराव हो रहा है, इनके बीच में जो टकराव होगा यहां से लेके यहां तक, ये मैं जो ब्लू से दिखा रहा हूं, इसके बीच का जो टकराव होगा, ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और इसी पाथ को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको अभी हम पूरा डिटेल में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ। तो यानी कि बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
टोटल ओवरऑल मोशन इज रैंडम। देखो ओवरऑल मोशन नहीं पूछा उसने मुझसे, उसने पूछा बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस बताओ कि कैसा होगा। तो स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दे हैव आस्क्ड अस अबाउट बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस, यानी कि दो जो लगातार कोलिजंस हो रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट ही चलेगा। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू वन न्यूमेरिकल फ्रॉम द गैसियस थ्योरी ओनली। एक न्यूमेरिकल का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 टू द पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमें n का, कैपिटल N का वैल्यू दे रखा है, each of mass 10 to the power minus 22 grams in a container of volume 1 decimeter cube। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम दे दी। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमें गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा के बेस पे ही हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब गिवन डेटा में n गिवन है, कैपिटल N आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि है 10 टू द पावर 23। मास हमें दे रखा है, small m is the mass of each molecule, mass of each molecule का जो मास है वो हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 22 ग्राम्स। ये हमें मास दे रखा है, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 25 kg। ठीक है, ऐसा यूनिट में इसको सबको चेंज करोगे। वॉल्यूम हमें दे रखी है 10 टू द सॉरी, वॉल्यूम दे रखी है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, इसको आप चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो यूआरएमएस का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द डेटा गिवन टू अस। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी हमें क्या रिलेशन पता है, फ्रॉम केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमें पता है कि P इज इक्वल टू जो प्रेशर का वैल्यू होता है दैट इज 1/3 m। देखो हमें यहाँ पे प्रेशर ही कैलकुलेट करना है, सो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे 1/3 m कैपिटल N U स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। दिस इज द फॉर्मूला। सारी के सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 एज इट इज, यहाँ पर m की जगह हम मास पुट करेंगे, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 25 kg। यूनिट्स को साथ में लिखेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। अब उसके बाद हम n का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज अ नंबर 10 टू द पावर 23। उसके बाद u स्क्वायर, u का वैल्यू हमने निकाला, u इज 10 टू द पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी अभी हमने कैलकुलेट की 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये सारा डेटा मैंने इनपुट कर दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 1/3। इस पूरी ब्रैकेट को आप अंदर से सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 7, यूनिट आ जाएगा kg, मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। आप इसको यूनिट्स को खोल के देखेंगे तो एग्जैक्टली यही यूनिट आएगा, क्योंकि यूनिट्स देखो कहां से कहां कैंसिल हो जा रहे हैं, केजी एज इट इज आ गया। उसके बाद मीटर इनवर्स कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और नीचे पावर 3 है, तो टोटल पावर रह गई -1, और सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, तो सेकंड रेज टू द पावर -2 ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो केजी मीटर इनवर्स सेकंड -2, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पास्कल, बिकॉज पास्कल इज द एसआई यूनिट। सब कुछ एसआई यूनिट में लिया है तो ये भी एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जब तक आपको कोई भी डेटा नहीं दिया कि एटमॉस्फेयर में चाहिए या बार में चाहिए, तो हमेशा आप एसआई यूनिट को ही प्रेफरेंस दोगे, या फिर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरीके में। मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बेसिकली चाहो कि कोशिश करो कि उसको एसआई यूनिट में ही लेके आओ, अदरवाइज तो आपका पेपर एमसीक्यू होता है, वहां पर आपको पता ही होगा कि क्या यूनिट में लेके इतना मैग्नीट्यूड आएगा। तो और वैसे भी दिया होता है कि किस यूनिट में आंसर चाहिए, बट नहीं दिया तो गो फॉर एसआई यूनिट ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देखेंगे यहाँ पर, अगेन वेरी इजी न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आपको जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था वो बहुत इजी था, दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अब इन्होंने हमें बोला है फॉर 8 ग्राम, ये जो था हमारा ये 1 मोल के लिए था, ध्यान रखना, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर 1 मोल, दिस इज द 1 मोल के लिए था। अब इन्होंने हमसे बोला 8 ग्राम, 8 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल,
क्योंकि हमारे पास जो मीथेन होता है उसका मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम्स। तो अगर 8 ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 0.5 मोल्स के लिए। और टेम्परेचर इज 27, उसके टेम्परेचर की ही टर्म्स में आंसर देना है क्योंकि सब में आरटी आरटी वाला फैक्टर तो है ही है। सो इफ फॉर 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है दैट इज 3/2 RT। सो फॉर 0.5 मोल, तो 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT इंटू 0.5, यानी कि आंसर आ गया 3/4 RT। तो बहुत आसान है। तो इसी के बेसिस पे आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। सो ऐसे ही आसान से न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बहुत कभी थोड़ा अलग सा भी आज जो अलग सा आएगा, जो भी कोई अलग सा तो नहीं आ रहा, जो भी कोई आएगा उसके सारे के सारे टाइप्स में आपको यहाँ पे क्लास में करवा दे रहा हूँ। तो इसको कृपया करके ध्यान से सुन लें, साथ साथ अपनी कॉपी में भी उतार लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आपको क्लियर होगा इस टॉपिक को। ऑलराइट, चलो देखो यहाँ पर एक और बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल, ये केएल कपूर से लिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑलरेडी। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है कि अ बल्ब ऑफ कैपेसिटी 1 डेसीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, कंटेन्स 1.03 इंटू 10 टू द पावर 23 गैसियस मॉलिक्यूल, यानी कि वैल्यू ऑफ कैपिटल एन दे दी आपको यहाँ पे। ठीक है, आप बस देखते जा करो कि क्या क्या आपको दे रखा है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल इज इतना 10101.325 किलो पास्कल, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। कैलकुलेट द एवरेज स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्पीड एट एंड द टेम्परेचर, यानी कि इसने हमसे एक तो u मांगा है, URMS का इसने बेसिकली स्क्वायर मांगा है, क्योंकि इसने रूट मीन स्क्वायर नहीं बोला है, इसने सिर्फ एवरेज स्क्वायर बोला है। एवरेज स्क्वायर यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्क्वायर स्पीड। ठीक है, स्क्वायर स्पीड इसी को ही बोलते हैं। यानी कि एक तो ये क्वेश्चन मार्क है और दूसरा इसने मेरे को दिया है टेम्परेचर निकालने को बोला है, तो वो भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो दोनों चीजें हम यहाँ पर बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, पहले तो जो आपको गिवन है, एक तो आपको गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, साथ ही साथ आपको गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, साथ ही गिवन है प्रेशर इज इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल। ये जो डेटा है वो आपको गिवन है। ओके, अब देखो टेम्परेचर आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज द इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर देखो गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, बट हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो हम मॉलिक्यूल्स की मदद से मोल्स निकाल लेते हैं। सो मोल्स विल बी इक्वल टू, यानी कि जो स्मॉल एन है वो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो दिस विल बिकम 1.03 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इनवर्स। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 0.171 मोल। ये आगे आपके मोल्स आ गए। ठीक है, अब यहां से हम फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी, सो टी हो जाएगा हमारा पीवी अपॉन एनआर, और सारी चीजें आपको दे रखी हैं तो उसको बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। सो दिस विल बिकम पीवी अपॉन एनआर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी विल गेट 101.325 किलो पास्कल इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का वैल्यू, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मोल्स हम पुट करेंगे 0.171 मोल इनटू, और आर का वैल्यू आप पुट कर दोगे 8.314 वाला, बिकॉज यहाँ पे किलो पास्कल और लेटर में ही हम ये रख रहे हैं यूनिट, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखो आर का वैल्यू उसी अकॉर्डिंग रख लेना, क्योंकि यहाँ पे किलो पास्कल है इसीलिए मैंने 0.0821 की जगह 8.314 ले लिया, और जूल्स को भी बेसिकली यही बोलते हैं। तो दिस विल बिकम 71.27 केल्विन। तो यहां से आपको मिल जाएगा टेम्परेचर, बहुत ही आसान। ठीक है, अब हमसे इसने URMS का स्क्वायर भी पूछा है, तो वो भी हमें निकालना है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। देखो उसके लिए पहले हम छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं, जल्दी से देख लो डेरिवेशन में है क्या। देखो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी हम जानते हैं, हमें पता है, मैं ब्लू पेन से इसको कर रहा हूं अलग से, कि जो PV होता है PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u स्क्वायर। हमें ये पूरा का पूरा u स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया ताकि मुझे यहाँ से u स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए। सो u स्क्वायर विल बिकम, इसको करके तो हम यह जगह 3pv डिवाइडेड बाय mn। ठीक है, m यहाँ पर है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अब हमें पता है कि जो pv इज इक्वल टू nRT होता है, pv इज इक्वल टू nRT। अगर 1 मोल की बात करें
फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो pv इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो हमने n इक्वल टू 1 पे हमने सोचा, सो 3RT लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने इसको लिख लिया 3RT डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो स्मॉल m है मेरे पास, स्मॉल m पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दिस इज नथिंग बट स्मॉल m तो हमारा बेसिकली वही हो जाएगा जो आपका कंप्लीट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, सॉरी स्मॉल m इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद अगर आप इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे n, तो n की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ Na। देखो Na मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नंबर अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो जाएगा। सो दिस होल थिंग विल बिकम 3RT बाय m। समझ में आप लोग को, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल M है दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सो इसको और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज m, यानी कि जितने भी हमारे जितने भी एक मॉलिक्यूल का मास है इनटू Na, यानी कि जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, Na जितने हमारे टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि U स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 3RT बाय कैपिटल N। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज शायद मैं आपको यहाँ पर देना भूल गया, उसको लिख लेना, यहाँ पर कैपिटल M का भी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल M का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। सो कैपिटल M के लिए भी आप लिख सकते हो, जो कैपिटल M का वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 2 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि ये हमें कैपिटल M का वैल्यू दे रखा है, यानी कि हमारी जो गैस है उसका जो मोलर मास है वो 2 है। बस उसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बिकम 3 इंटू, अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो 3 इंटू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर का वैल्यू अभी हमने निकाला 7.27 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, उसको भी SI यूनिट में ही चेंज कर लीजिए, कीप दैट थिंग इन माइंड। मैं सब कुछ SI में ले रहा हूं, मैंने R का वैल्यू भी SI यूनिट में ही लिया है, तो इसको SI यूनिट में चेंज करेंगे। सो दिस विल बिकम 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, ग्राम से मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया, kg मोल इनवर्स। ओके, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम, दिस इज गोइंग टू गिव यू 8.88 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर ट्रिकी नहीं है, आपको बस इक्वेशन याद होना चाहिए, मेन इक्वेशन यू शुड रिमेंबर। ये जो मैं येलो में एनसर्कल कर रहा हूँ ये वाला इक्वेशन अगर आपको याद है तो यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप एग्जाम में न्यूमेरिकल को आराम से परफॉर्म कर सकते हो, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है आपके NAT टाइप क्वेश्चंस में। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो एक और हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल हम बंद करते हैं। चलो देखो लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कहता है द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, मतलब जो आइडियल गैस होती है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है बेसिकली, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा जो काइनेटिक थ्योरी थी वो पूरी की पूरी बात कर रहा है आइडियल गैस की, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ वहां से यहाँ हर जगह मॉलिक्यूल जो एक रैंडम मोशन में चलता जा रहा है। तो उसने सवाल पूछा है कि वो क्या होती है एनर्जी। अब देखो पोस्टुलेट में यही कहता है कि देयर आर, पोस्टुलेट की सबसे एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी की, कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना तो आपस में अट्रैक्ट करते ना ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करते, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा या तो गैस के बीच में कोई इंटरेक्शन होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमारी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे और उसमें तो हमारे पास कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, तो यानी कि द कंप्लीट एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पीई, बिकॉज क्यों पीई क्यों नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही समाप्त होता है। दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस विच यू कैन गेट, और भी आपको क्वेश्चंस अगर कहीं से मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और उन जो भी डाउट्स हैं उसको एक बार मेरे से क्लियर कर लो, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आपने अब तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टार्ट वॉचिंग द प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि आगे आगे हम बढ़ेंगे, मुझे पिछले लेक्चर्स में से डेटा उठा उठा के यूज करना है, तो आपको पिछले लेक्चर्स अच्छे से आने चाहिए, तभी अगला आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक आई शुड टेक इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अभी शुरू करना है दैट इज मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, किस तरीके से हमारी मॉलिक्यूलर स्पीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक बार उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं,
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसमें है क्या। तो हम सिर्फ आज एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से भी शुरू करूंगा, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। बस अभी मैं उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, उसको सुन लो बस एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता क्या है, ये कहते क्या चीज है, ये होता क्या है, उसको एक बार सुन लो बस। अगली क्लास में इसका हम पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। आज हम सिर्फ इसको बता देते हैं कि है क्या, ठीक है। बोलता है कि, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि है क्या, बाद में हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सभी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम कभी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में बात कर ही नहीं सकते। देखो लिखता भी है, वन कैन नॉट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिकॉज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली चेंजेस। क्योंकि देखो ये इससे कोलाइड करेगा, वॉल से कोलाइड करेगा, तो इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन की वजह से चेंज हो रही है विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वही बात जो मैंने अभी बताई उसी को इसने इंग्लिश में लिख दिया है कि वन कैन नॉट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बिकॉज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास, इसकी वॉल से भी टकराएगा, इसीलिए स्पीड जो है वो घट बढ़ सकती है। हेंस वी मस्ट कंसीडर अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसेस रादर देन अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। यानी कि इसीलिए हम एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे जिनकी एक कॉमन स्पीड हो सकती है। एक मॉलिक्यूल की बात करने की बजाय हम कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ की हमने बात कर ली कि भाई हाँ इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड फिक्स है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मैथमेटिकली इसको अब हम करेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं करती है कि क्या चीज है। मैथमेटिकली क्या बोलता है कि मान लीजिए जो dn है, dn इज द स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स जो n है हमारे, dn उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम थोड़े से मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं। अब dn बाय n क्या हो गया, dn वो हमारे थोड़े से मॉलिक्यूल, n हो गए हमारे टोटल मॉलिक्यूल, तो dn बाय n को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अब देखो ये फ्रैक्शन ही तो हो गया, हमने कुछ को टोटल से डिवाइड कर दिया तो दैट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एंड अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि dn अपॉन n, इसको मैंने डिवाइड कर दिया du से, du, अब u हमारा यहाँ पे क्या था, u है हमारा स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये स्पीड हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल का। तो इसको du से डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड रेंजिंग बिटवीन u प्लस du। यानी कि u में और u प्लस du में जो स्पीड आती है, जो रेंज है, लेट्स से मान लीजिए u अगर 2 है 20 है तो u प्लस du कितना हो जाएगा 22। तो यानी कि इस रेंज में 20 से लेके 22 तक जो हमारी स्पीड है, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा du का वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो इस रेंज की जो स्पीड है उतने मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1/n dn बाय du। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। इस कोफिशिएंट को हम और भी नाम से जानते हैं, ये वाला जो हम इसको ही हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द ग्राफ विल बी प्लॉटेड, इसका ग्राफ हम पढ़ेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हम पढ़ेंगे, u के अगेंस्ट पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा इसको पढ़ के रखें, थोड़ा सा आपको हिंट होना चाहिए कि मैं किसकी बात करूंगा, ताकि आप अच्छे से लेक्चर को समझ पाए और ज्यादा इसमें अपना इनपुट डाल पाए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर नंबर 6। तो प्लीज इसको देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो इस लेक्चर को, और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एग्जाम तो होने ही वाला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड एंजॉय लर्निंग। Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन। सो आई होप यू इन्जॉयड द लेक्चर। आप लोगों ने लेक्चर देखा, इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस यही आपसे मुझे कहना है कि प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मोर एंड मोर, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस चैनल में ग्रो कर पाएँ और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें नई और कवर कर पाएँ। थैंक यू सो मच, इन्जॉय लर्निंग।